आज हम सीखेंगे कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। कैसे धातुओं को धरती से प्राप्त किया जाता है, कैसे उनका शुद्धिकरण किया जाता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि धातुओं की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है। अकरेंस ऑफ मेटल्स, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which occur naturally in the earth's crust are known as minerals। धरती की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अब कई जगह पर ये खनिज कम होते हैं और कई जगह पर ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे स्थान जहाँ पर खनिज काफ़ी मात्रा में होते हैं, जिसे निकालना हमारे लिए लाभकारी होता है, उसे हम अयस्क कहते हैं। ऐसे खनिजों को हम अयस्क कहते हैं, इंग्लिश में जिसे ओर कहा जाता है। At some places, minerals contain a very high percentage of the particular metal, and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores। देखिए इस पिक्चर में आपको और अयस्क दिखाए जा रहे हैं। अब हमें यहाँ से मेटल को, धातु को प्राप्त करना है। तो चलिए पता करते हैं धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे होगा। सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट। कुछ धातुएं भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि सोना और चांदी। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। लेकिन कुछ धातुएं धरती की भूपर पट्टी पर अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। द मेटल एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लीस्ट एक्टिव। अभी हमने जाना कि सक्रियता श्रेणी, एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे जो धातुएं थी वो लीस्ट एक्टिव थी, वो सबसे कम अभिक्रियाशील थी। दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट, और वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, प्लेटिनम एंड कॉपर तांबा आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। तो अभी हमने जाना कि सोना, चांदी, प्लेटिनम और तांबा भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। लेकिन साथ ही जो कॉपर और सिल्वर हैं, तांबा और चांदी हैं, वो संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर। और वो संयुक्त अवस्था में अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। द मेटल एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर सो रेक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट। ये इतनी ज़्यादा रेक्टिव हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती हैं। द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुओं की बात कर रहे हैं, जैसे कि जिंक, फेरस, लेड एट्सेट्रा। जस्ता, लोहा और शीशा आर मॉडरेटली रेक्टिव। ये अभिक्रियाशीलता में मध्यम होती हैं। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स। तो ये धरती की भूपर पट्टी में मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट और या अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। द ओर ऑफ मैनी मेटल आर ऑक्साइड। अधिकतर धातुएं जो हैं उनके अयस्क जो हैं वो ऑक्साइड होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अत्यधिक अभिक्रियाशील है एंड इज वेरी एविडेंट ऑन द अर्थ। और पृथ्वी पर इसकी मात्रा भी प्रचुर है। ऐसा होने के कारण, ऑक्सीजन के अधिक मात्रा में एविडेंट फॉर्म में होने के कारण एंड ज़्यादा अभिक्रियाशीलता, बहुत रिएक्टिव होने के कारण, अधिकतर धातुएं मेटल जो हैं वो ऑक्साइड ओर के रूप में पाई जाती हैं।
Thus, on the basis of reactivity, we can group the metal into the following three categories. तो इस आधार पर, अभिक्रियाशीलता के आधार पर, हम धातुओं को तीन अलग अलग वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं. मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं. एंड मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं. तो अब तीन अलग अलग वर्गों में हमने इन धातुओं को डिवाइड कर दिया. फर्स्ट हमने बोला मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी. तो इन तीनों ही मेटल के जो ओर होंगे, अयस्क होंगे, अब देखिए उनको कैसे कैसे डिवाइड किया जा सकता है. सबसे पहले बात करें मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो उच्च अभिक्रियाशील की धातुएं थी, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा. इन धातुओं को अगर हमने एक्सट्रैक्ट करना है, इनका निष्कर्षण करना है, तो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन ओर, इनके पिघले हुए अयस्क का विद्युत अपघटन करना पड़ता है और उसके बाद हमें प्योर मेटल, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है. अब बात करते हैं जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, ऐसी धातुएं जो सबसे कम अभिक्रियाशील हैं, वो धरती की भूपर पट्टी में अधिकतर सल्फाइड ओर के रूप में पाई जाती हैं. सल्फाइड ओर को हमें रोस्ट करना पड़ता है, उसके पश्चात हमें मेटल मिलती है, धातु मिलती है, और उसके बाद उसको रिफाइन करना पड़ता है. अब बात करते हैं मिडल रिएक्टिविटी की. ये अयस्क जो हैं, और जो हैं, हमें दो रूप में मिलते हैं, या तो कार्बोनेट ओर होंगे या तो सल्फाइड ओर होंगे. या तो कार्बोनेट अयस्क होंगे या सल्फाइड के अयस्क होंगे. अगर सल्फाइड के अयस्क हैं तो इनको भी रोस्टिंग करनी पड़ती है, भर्जन करना पड़ता है इनका. अगर कार्बोनेट के ओर हैं तो इनका हमें कैल्शिनेशन करना पड़ता है. कैल्शिनेशन और रोस्टिंग के बाद ये कार्बोनेट ओर या सल्फाइड ओर जो होते हैं, वो ऑक्साइड के ओर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो मेटल का ऑक्साइड बन जाते हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स. उसके बाद फिर उसे हमें रिडक्शन करनी पड़ती है, और रिडक्शन के बाद उसकी मेटल की रिफाइनिंग करनी पड़ती है. रिफाइनिंग करते ही हमें शुद्ध धातु, प्योर मेटल प्राप्त हो जाती है. तो अभी तो हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा कि क्या किया जाएगा. चलिए अब डिटेल में जानते हैं. डिटेल में जानकर ही आप समझ सकेंगे कि किस अयस्क को कैसे प्राप्त किया जाता है. Ore mines from the earth are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand and etc. called gangue. पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी कई अशुद्धियां होती हैं, और इन अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं. द impurities must be removed from the ore prior to the extraction of the metal. तो धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है. देखिए, ये एक अयस्क था, और उसके साथ बहुत सारी इम्प्यूरिटीज हैं जिसे हमें गैंग कहते हैं, वो भी साथ में ही है, रेत, मिट्टी इत्यादि. तो सबसे पहले तो हम इस गैंग को निकालना, साफ करना बहुत ही जरूरी है. तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण. मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव. जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं होती हैं, वो काफ़ी अनअभिक्रियाशील होती हैं. द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाई हीटिंग अलोन. तो ये अयस्क जो होते हैं वो ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं, और यहाँ धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही उनका रिडक्शन की जा सकती है, उनका अपचयन किया जा सकता है, और शुद्ध धातु को प्राप्त किया जा सकता है. जैसे कि सिनाबार HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, इज एन ओर ऑफ मर्करी. सिनाबार जो है वो मरकरी पारे का एक अयस्क है,
व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, जब इसे हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो ये HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। मर्करी ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मर्करी ऑन फर्दर हीटिंग, और दोबारा इसे गर्म करने पर मर्करी ऑक्साइड जो है वो अपचयित हो जाती है और वो मर्करी पारद में बदल जाती है। तो चलिए अब एक रिएक्शन के माध्यम से समझें कि ये होता कैसे है। देखिए, सिनाबार को हीट किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वायु की उपस्थिति में, और गर्म करने के पश्चात सिनाबार जो है वो कन्वर्ट हो रहा है मर्करी ऑक्साइड में, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। अब इस मर्करी ऑक्साइड को दोबारा हीट किया जा रहा है और मर्करी मेटल जो है, धातु जो है पारा, वो हमें प्राप्त हो रहा है। तो सिनाबार से हमने मर्करी को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। Similarly, copper which is found as Cu2s, देखिए सल्फाइड ओर है कॉपर का, इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। तो जो कॉपर का सल्फाइड ओर है उसे भी केवल वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर अलग किया जा सकता है। चलिए इसे भी देखते हैं हम रिएक्शन के माध्यम से। कॉपर का सल्फाइड ओर, इसको हीट किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो सल्फाइड ओर डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है ऑक्साइड ओर में, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो रही है। अब कॉपर के ऑक्साइड को और कॉपर का जो सल्फाइड ओर है उन दोनों को जो उसमें बच गया फिर से गर्म किया जा रहा है, तो गर्म करने पर कॉपर अलग हो रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अलग हो रही है। तो इस प्रकार हमें कॉपर के सल्फाइड ओर से कॉपर मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट की जा रही है। चलिए अब बात करते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाएगा। द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन लोहा, जिंक जस्ता, लेड शीशा, कॉपर तांबा आर मॉडरेटली रिएक्टिव, ये मध्यम अभिक्रियाशील हैं। दे आर यूजली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट ओर। अब मॉडरेट रिएक्टिव होने के कारण, मध्यम अभिक्रियाशीलता के कारण, ये प्रकृति में सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क दोनों रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए, अगर वो होंगे सल्फाइड और सल्फाइड अयस्क के रूप में, तो हमें एक प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जिसका नाम है रोस्टिंग या भर्जन। अब व्हाट इज रोस्टिंग? देखिए, भर्जन क्या है। द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, सल्फाइड ओर को हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। हमें सल्फाइड ओर को गर्म करना पड़ेगा और अधिकतर वायु की उपस्थिति में गर्म करना पड़ेगा, और इसी प्रोसेस को रोस्टिंग या भर्जन कहा जाता है। और यदि कार्बोनेट और कार्बोनेट अयस्क होंगे, देन हमें प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा कैल्शिनेशन का, जिसे हिंदी में निस्तापन कहा जाता है। कैल्शिनेशन या निस्तापन देखिए क्या होता है। द कार्बोनेट और आर चेंज्ड इनटू ऑक्साइड, यहां पर भी इन्हें ऑक्साइड में बदला जा रहा है। बाय हीटिंग स्ट्रांगली, इन्हें भी गर्म करके बदला जा रहा है, बट इन लिमिटेड एयर। देखिए, रोस्टिंग की जा रही थी इन एक्सेस एयर, वहाँ वायु जो थी वो खुली मात्रा में थी, बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब हम कैल्शिनेशन करेंगे तो ये या तो सीमित वायु में होगी या बिना वायु के होगी। तो यहाँ पर ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाएगा कार्बोनेट अयस्क को, गर्म किया जाएगा सीमित वायु या वायु की अनुपस्थिति में। तो चलिए अब हम केमिकल रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जिंक सल्फाइड है। अब सल्फाइड है तो उसे हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर जिंक कार्बोनेट है,
अब कार्बोनेट और है तो उसे भी हम ऑक्साइड में ही कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अभी हमने जाना कि सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग या भर्जन विधि का उपयोग किया जाता है और इस विधि में सल्फाइड अयस्क को गर्म किया जाता है वायु की उपस्थिति में, और ऐसा करने पर सल्फाइड और ऑक्साइड और में ऑक्साइड अयस्क में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। अब यदि कार्बोनेट और के रूप में है तो कार्बोनेट और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसीजर कैल्शिनेशन, जिसे हिंदी में निस्तापन कहा जाता है, उसका यूज़ किया जाएगा। उसमें भी कार्बोनेट और को कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया जाएगा, लेकिन इन लिमिटेड एयर और इन एब्सेंस ऑफ एयर। या तो वायु होगी ही नहीं या तो सीमित मात्रा में होगी, और ऐसा करने पर कार्बोनेट और ऑक्साइड और में कन्वर्ट हो जाएंगे और साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो रोस्टिंग या कैल्शिनेशन दोनों ही मेथड में सल्फाइड और कार्बोनेट और को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब देखिए क्या होगा। द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस्ड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। अब ऑक्साइड ओर को रिड्यूस किया जाएगा, उसका अप चेन किया जाएगा, और अप चेन करने के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन, उसका प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, चाहे सल्फाइड थे चाहे कार्बोनेट और थे, दोनों ही कंडीशन में जिंक ऑक्साइड बना था। अब जिंक ऑक्साइड को हमने रिएक्ट किया कार्बन के साथ, तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में ही जिंक जो है, जिंक मेटल हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो हमने जाना मिडल एक्टिविटी सीरीज में क्या होता है। अब कई बार क्या होता है, बिसाइड यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड। अगर हम रिडक्शन नहीं करना चाहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज कर सकते हैं हम। द हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। अब हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम ये हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर एक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, when magnesium dioxide MnO2 is heated with aluminium powder, एल्यूमिनियम के साथ जब उसे गर्म किया जाता है, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड से मैग्नीज को डिस्प्लेस कर देती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें मिल जाता है और साथ में हीट एनर्जी भी बाहर निकलती है। तो हमने जाना कि कार्बन का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील वाले धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड से मैग्नीज को डिस्प्लेस कर देता है और साथ में ही हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, साथ में ही हीट बाहर निकलती है। इसका मतलब ये एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। देखिए, अभी बात की हमने कि एक्सोथर्मिक थी, लेकिन बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस्ड इन द मॉल्टन स्टेट। ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक है कि जो प्रोडक्ट है हमें वो मॉल्टन स्टेट, पिघली हुई अवस्था में ही प्राप्त होता है। इन फैक्ट, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। इतनी अधिक ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक होने के कारण आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की इसी रिएक्शन का यूज़ जो है
वो बड़ी बड़ी मशीनों के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने के लिए या रेल पटरी के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो फेरस को लोहे को डिस्प्लेस कर देता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें मिल जाता है। तो फेरस जो है वो हमें पिघली हुई अवस्था में मिलता है, तो वो क्रैक को जोड़ने के काम भी आता है। इसीलिए इस रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन भी कहा जाता है। देखिए, रेल पटरियों में अगर कहीं दरार आ गई है, क्रैक आ गया है, तो उसको जोड़ने के लिए इस थर्मिट रिएक्शन का, थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। वास्तव में आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों को जोड़ने के लिए, उनकी दरारों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। एल्यूमिनियम जो है वो फेरस को, लोहे को विस्थापित कर देता है। लोहा हमें गलित अवस्था में प्राप्त होता है, साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट, क्योंकि ये रिएक्शन जो थी वो ऊष्मा क्षेपी थी। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवार्ड द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाएगा, चलिए अब इस बारे में पता करते हैं। द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। हम जानते हैं कि पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम जैसी रिएक्शन जो मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड बाई हीटिंग विद कार्बन। अब उन्हें सिर्फ कार्बन के साथ हीट करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। और सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम को कार्बन से रिड्यूस करके उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट भी नहीं किया जा सकता है टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स। दिस इज बिकॉज मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। क्योंकि ये जो मेटल हैं जितनी भी, वो कार्बन के बजाय ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है, उनके प्रति उसका ज़्यादा लगाव है। उनके कार्बन की बजाय ऑक्सीजन के लिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमने जाना कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। अब अगर रिडक्शन नहीं की जा सकती है, अपचयन नहीं किया जा सकता है, तो फिर क्या किया जाएगा? हमने शुरू में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन। विद्युत अपचयन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाई द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। इन धातुओं के क्लोराइड जो पिघली हुई अवस्था में होंगे उनका विद्युत अपघटन किया जाएगा। द मेटल आर डिपोजिट एट कैथोड। और जो मेटल्स होगी वो कैथोड पे मिलेंगी। कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वेयर एज क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। एनोड जो होते हैं इलेक्ट्रोड वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इस प्रकार से रिएक्शन कैसे होगी? देखिए, कैथोड पे हमें क्या मिलेगा? सोडियम Na+ मिल जाएगा, और एनोड पे क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस मिलेगी। तो इस प्रकार से हमने जाना कि इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातुएं मिलती हैं तथा एनोड धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन मिलती है। तो देखिए, कैथोड पे क्या मिला? सोडियम मेटल, और एनोड पे क्या मिला? क्लोरीन। तो इस प्रकार से जो सक्रियता श्रेणी में टॉप पर मेटल्स हैं उनका विद्युत अपघटनी अपचयन किया जाता है।
Similarly, aluminium is obtained by the electrolysis reduction of aluminium oxide. इसी प्रकार अगर हमने एल्यूमिनियम को प्राप्त करना है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटनीय अपचयन किया जाएगा।